साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, हम समय समय पर यूट्यूब पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ बात करते हैं। आज हमारे साथ श्री संधू बासु साहब अवेलेबल है, जिनको रिच एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 3 डिकेड, और बड़ी बड़ी एमसी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में वर्क किया है। राइट नाउ बंधन म्यूचुअल फंड, जो अर्लियर आईडीएफसी म्यूचुअल फंड था, उसका पूरा प्रोडक्ट डिवीजन हेड करते हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ मिस्टर बासु सर थैंक यू सो मच। बहुत का। बहुत शुक्रिया। Basu sir, you have a rich experience, you have a rich understanding of the market, you have eyewitness of the market. All history is saying Indian market is phenomenally done into the past and having a great opportunity into the future also. So, what is your understanding about the coming 1 decade, 2 decade about the market opportunity and in the equity space specifically? India is a land of opportunity. You can say it is a desert into the ocean. नो, एब्सोल्युटली, आप जो बता रहे हैं वो एकदम ही सही है। हम मानते हैं कि इंडिया में जो अभी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है वो 1 साल 2 साल की अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये मल्टी डेकेड्स का अपॉर्चुनिटी है। ये 10 साल 20 साल 30 साल की अपॉर्चुनिटी है। हम जिस थ्रेशोल्ड में आज जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ से अगर हम हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ देखा जाए वो एक अव्वल नंबर में है अमंग डेवलप्ड मार्केट्स के अंदर। अगर देखा जाए तो इतना इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी और कंट्री में देखा नहीं जा रही है। और आंकड़े ऐसे बताते हैं कि आगे चल के भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट रहेंगे। इनके इनफैक्ट अगर आप इकोनॉमिक डेटा को इसके साथ जो जोड़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर आज ये दिशा दिखा रही है कि अगले 5 साल 10 साल में जो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन इंडिया में देखी जा रही है उसके चलते देयर इज सिग्निफिकेंट ग्रोथ जो कि इस मार्केट में देखा जाएगा। और अगर कोई इकोनॉमी इतनी बढ़िया तरीके से ग्रो करती है तो उसका क्रेडिट और श्रेय आता है कैपिटल मार्केट के ऊपर, और उसके चलते हम सब रोबस्ट ग्रोथ देख सकते हैं। सो ये इनफैक्ट हम सिर्फ नहीं असेस कर रहे हैं, काफ़ी सारे ग्लोबल एजेंसीज अगर आप देखते हैं आज के तारीख में इंडिया वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। एनालिसिस बताते हैं कि ओवर द नेक्स्ट 3-4 years वी वुड प्रोग्रेस इनटू द बीइंग द 3rd largest economy of the world, and that at a growth rate of 6.5% will Yeah. catapult us to one of the leading economies. ग्रेट। मिस्टर बासु, जैसा कि आपने बताया इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग फिनोमिनली वेल इन डेवलपिंग नेशन, और अभी इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है इट इज अराउंड $2,500। जब भी ये डबल होता है तो डेट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द वेल्थ क्रिएशन इनटू द इक्विटी मार्केट। और आज के डेट में जो भी ये मार्केट में करेक्शन आपको आपने देखने को मिला है, लगभग 12% का जो करेक्शन दिखा है 85,000 से। और बीइंग ए प्रोडक्ट हेड, हम लोग तो बीइंग ए डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलवेज वी आर सेइंग कि करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट इन इंडियन इकोनॉमी। तो इट इज अपॉर्चुनिटी। व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? दिस इज अ करेक्शन इज अपॉर्चुनिटी और इट इज अ थ्रेट? नो, एब्सोल्युटली यू करेक्ट ऑन दैट कि करेक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस जर्नी का। कहीं पे भी इक्विटी मार्केट कोई भी एक लीनियर मूव नहीं होती है। हम फॉर्चुनेट हैं कि पिछले 3 से 4 साल हम मार्केट को एकदम लीनियर अप मूव देखे हैं। बट राइट। ये कभी भी नहीं होता और ये अच्छा भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो करेक्शन आती है वो हेल्दी है और वो मार्केट को और स्ट्रांग बनाती है। किसी भी करेक्शन को करेक्शन बोलने के लिए वो कम से कम 15 से 20% का करेक्शन होना चाहिए, जो कि अभी हम देख रहे हैं। अगर आप ब्रॉड मार्केट बोले तो निफ्टी बोले तो अराउंड 12-15%। अगर आप मिड और स्मॉल कैप में जाएंगे वहां पे 30 से 40% की करेक्शन देखी जाएगी। और राइट। ये और थोड़ा करेक्शन अगर हो जाता है तो वो मार्केट के लिए हेल्दी रहेगा। और इस दौरान मार्केट तैयार होती है नेक्स्ट बुल फेज अप मूव के लिए। काफी सारे रीजंस है जो जिसके चलते हम अभी देख रहे हैं कि ये मार्केट में करेक्शन हो रही है। जियो पॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक सिचुएशंस जो है। लेकिन अगर अब कोर इंडिया के मैक्रो आंकड़े देखेंगे, दैट कंटिन्यूज टू बी स्ट्रांग, सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये करेक्शन की इकोनॉमिक कोई डाउन टर्न और इंडिया स्पेसिफिक कंसर्न के चलते होता तो वो थोड़ा डरावना होता। और राइट। ये है ग्लोबल
फॉल के साथ साथ इंडिया में मार्केट में करेक्शन हो रही है, विच इज मोर ऑफ अ इम्पोर्टेड करेक्शन, नॉट डोमेस्टिक करेक्शन। ये करेक्शन हम इंपोर्ट किए हैं ग्लोबल मार्केट से, राइट? राइट। जिस विच इज वेरी हेल्दी एंड गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू द मार्केट। अभी अगर आप देखेंगे 3-4 महीने पहले, व्हेन एवरीबडी वाज लिटिल कंसर्न अबाउट कि मार्केट एकदम बहुत उछाल देखी गई है, वहां से अभी क्या होगा आगे, उसके चलते ये करेक्शन जब हम देखेंगे तो ये बहुत ही हेल्दी होता है। दिस गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू फर्दर इन्वेस्ट इनटू मार्केट, ताकि हम ओवर द इयर्स, ओवर द डेकेड इसके बेनिफिट रीप कर पाए। Great, great, Mr. Basu. Okay, it is an opportunity to putting the additional money. Investor will get the more units whenever market is down. He is buying additional into the SIP. He is able to increase the SIP. Reason is very simple. Mutual fund is one of the fantastic and flexible product, and it is always favorable to the investors. Mr. Basu, आपका जो फैक्टर्स इंडेक्स फंड है वो क्या है, ये यूनिक चीज क्या है, इसके बारे में कुछ, अभी मार्केट में काफी सारी चर्चा है, लोग बाग आज की डेट में पैसिव की तरफ थोड़ा सा मूव हो रहे हैं। तो ये पर्टिकुलरली आपने जो फैक्टर्स इंडेक्स फंड है इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू क्या है? राइट। सो हम जैसे जानते हैं कि एक तरीके का निवेश होता है एक्टिव फंड में, जो कि एक्टिव इक्विटी फंड में हम निवेश करते हैं। दूसरा एक पहलू रहता है पैसिव इन्वेस्टमेंट, जहां पे हम क्या करते हैं, हम इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। और लेट्स से आप एक निफ्टी 50 या निफ्टी 100 इंडेक्स में निवेश कर सकते हैं। राइट। इसके अलावा भी और एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं फैक्टर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है, जो कि अंडरलाइंग ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है उसके ऊपर स्पेसिफिक रूल्स एंड हम्म। मेथोडोलॉजी लगाया जाता है, और हम्म। उसके जरिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है। हम्म। फैक्टर इन्वेस्टिंग ऐसा होता है कि जहां पे हर एक कंपनी के डिफरेंट पहलूज को हम्म। असेस किया जाता है, और जिन जिन कंपनी का वो स्पेसिफिक ट्रेड्स आर और एट्रीब्यूट अच्छे रहते हैं, उसको एक साथ करके एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है। हम्म। जनरली 4 तरीके के ब्रॉडर फैक्टर्स रहते हैं, जैसे हम्म। कि वैल्यू, हम्म। ग्रोथ, हम्म। मोमेंटम राइट। और लो वोलेटिलिटी, ये रहते हैं। एब्सोल्युटली ट्रू। तो इसमें इसके साथ क्या अंतर रहता है कि आप जब एक्टिव फंड में निवेश करते हैं, वहां पे फोकस किया जाता है कि फंड मैनेजर इंडिविजुअल स्टॉक को चुन के अपना पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। हम्म। पैसिव फंड में क्या होता है, ये सारा जो कंस्टिट्यूएंट्स है, जैसे निफ्टी 100 होगा तो निफ्टी 100 के सारे स्टॉक में निवेश किया जाता है। बट बट फैक्टर इन्वेस्टिंग में क्या होता है, वो सिस्टमेटिकली एवं रूल बेस्ड वे में एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच लेके इंडिविजुअल फैक्टर या कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर में निवेश करते हैं टू जनरेट सुपीरियर रिटर्न। हिस्टोरिकली देखा गया है कि ये स्ट्रैटेजी हैज आउट परफॉर्म द ऑब्वियसली द पैसिव इंडेक्स। इसके चलते इस स्ट्रैटेजी को फैक्टर इंडेक्स, स्मार्ट बीटा या फिर एक्टिव इंडेक्स फंड्स भी कहा जाता है। ग्रेट। सर ये न्यू फिनोमिना है, एकदम इन्वेस्टर के लिए न्यू है। एक्टिव के बारे में इन्वेस्टर ने काफी सारा इन्वेस्ट किया है, पैसिव में काफी सारा इन्वेस्ट किया है। तो ये फिनोमिना क्या आने वाले समय में वर्क करेगा, जैसे आपने बोला कि बैक टेस्टिंग में इन्होंने गुड परफॉर्म किया है? इनफैक्ट बैक टेस्टिंग ही नहीं, ये फंड्स अभी इंडियन मार्केट्स में भी काफी साल से अवेलेबल हैं, राइट। और वहां पे भी निवेशक को अच्छा रिटर्न मिला है, बिकॉज इसका मेथोडोलॉजी बहुत क्लियर है। इसमें और एक चीज रहता है कि निवेशक निवेश करने के समय उनको पूरी जानकारी रहती है कि क्या मेथड में, क्या फ्रेमवर्क फॉलो करके इसमें निवेश किया जाएगा कंपनी में। और एक इंडेक्स है, इसमें कोई ह्यूमन बायस नहीं है, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को लेके इसमें निवेश किया जाता है। सो एवरीथिंग इज वेरी क्लियर बिफोर वन मेक्स द इन्वेस्टमेंट। सो एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें रिटर्न भी देखा गया है कि ये सारे फैक्टर्स हैव बीन एबल टू आउट परफॉर्म देयर अंडरलाइंग बेस इंडेक्स। ग्रेट। आपको एक एग्जांपल हम देते हैं कि जैसे हम बोले कि देर आर 4 मेजर फैक्टर्स। एक फैक्टर है लो वोलेटिलिटी, ग्रेट। राइट, जिसमें कंपनी चुने जाते हैं जिसके मार्केट के जो उतार चढ़ाव उस कंपनीज में कम होते हैं, उसमें वोलेटिलिटी कम होती है, उस कंपनीज को चूज करके ये
स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। राइट। ना अगर निफ्टी 100 में एक देर इज एन इंडेक्स कॉल्ड निफ्टी 100 लो वॉल 30, जो कि निफ्टी 100 के अंदर जो सबसे लो वोलाटाइल 30 स्टॉक है उनको लेके ये इंडेक्स बनाया जाता है। राइट। अगर हम इनके रिटर्न देखेंगे, हम्म। ये फंड नॉट ओनली हैज लोअर वोलाटिलिटी, मींस इनके स्टैंडर्ड डेविएशन या वोलाटिलिटी निफ्टी 100 से काफी कम है, बट इनके रिटर्न्स भी निफ्टी 100 से ज्यादा है। तो करेक्ट। निवेशक को यहाँ पे दो फायदे होते हैं। एक, उनका रिटर्न निफ्टी 100 के कंपैरिजन में बेहतर होती है, एंड सेकंड इज दैट इस फंड का वोलाटिलिटी कम होता है। तो अगर कोई निवेशक जो कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेहतर होता है, बिकॉज रिटर्न भी हायर है होती है एंड रिस्क भी लोअर होता है। सो दिस वाज वन एग्जांपल ऑफ वन स्ट्रैटेजी। इस तरीके से अगर हम बाकी के भी फैक्टर्स को देखेंगे ना, वहां पे काफी रिलेटिवली हायर रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिल चुका है ऑलरेडी। ग्रेट मिस्टर बासु। जैसा कि अपन को विदित है कि रिस्क का मीनिंग है कि अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वर्क करना, ज्यादा रिटर्न अर्न करना। तो पर्टिकुलर जो फैक्टर इंडेक्स फंड है इसके अंदर क्या रिस्क इन्वॉल्व है बीइंग ए लेमन इन्वेस्टर? इनफैक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फैक्टर एनालिसिस की एक खासियत है कि आप अपने रिस्क के अनुसार इन फैक्टर्स को चूज कर सकते हैं। सो चलिए हम एक फैक्टर्स, ये हर एक जो चार फैक्टर्स हैं उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। हाँ हाँ। एक फैक्टर है मोमेंटम या फिर अल्फा फैक्टर। राइट। ये फैक्टर क्या करती है? ये फैक्टर मानती है कि जो स्टॉक में अभी मोमेंटम है, उछाल देखी जा रही है, वो उछाल कंटिन्यू करेगी। और जब भी यहाँ पे मोमेंटम स्लो होती है तो ये दूसरे स्टॉक में चले जाएंगे। राइट। इस तरीके के फैक्टर इंडियन मार्केट में जहां पे ओवरऑल मोमेंटम और ग्रोथ हायर है, ओवर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म अच्छे परफॉर्म करते हैं। राइट। इसका एक कोरोलरी अगर हम हमारे लाइफ से देखेंगे, आज अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं तो आप पहले उसका रिव्यू देखेंगे। राइट। अगर उस रेस्टोरेंट का रिव्यू अच्छा रहा, मीन्स अगर 5 के अंदर 4 4.5 के ऊपर रहा, आप उसको प्रेफर करेंगे। राइट। और हम सब उसको प्रेफर करेंगे क्योंकि उसका रिव्यू अच्छा है। तो मोमेंटम वही देखती है जहां पे वो रिव्यू अच्छा है, जो फ्लो अच्छा है, उसको वो चुनती है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है। लेकिन जब मार्केट में करेक्शन आती है, ये स्ट्रैटेजी इम्पैक्टेड ज्यादा होती है, बिकॉज इसमें मोमेंटम और फ्लो ज्यादा रहता है। सो उस दौरान ये स्ट्रैटेजी थोड़ी अंडर परफॉर्म कर सकती है। ओके। राइट। और एक जो होता है लो वोलेटिलिटी, जिसके बारे में हम अभी बात किए। लो वोलेटिलिटी उसमें देखती है कि जहां पे आपका जैसे वोलेटिलिटी कम हो, हमने बात किया। ये फैक्टर मार्केट करेक्शन के दौरान बेटर परफॉर्म करती हैं, क्योंकि इनमें जो है स्टैंडर्ड डेविएशन लो होता है, या फिर वोलेटिलिटी या उतार चढ़ाव इन कंपनीज में कम होते हैं, जिसके चलते जब मार्केट करेक्ट होती है तो ये कम गिरते हैं। एंड फॉर दैट रीजन ड्यूरिंग दिस पीरियड्स ऑफ करेक्शन ये फैक्टर बहुत ही बेटर रहता है और रिलेटिवली हायर रिटर्न देती है। तो अभी का जो मार्केट सिनेरियो है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे लो वोलेटिलिटी विल आउट परफॉर्म ऑल अदर फैक्टर। तो मार्केट मंदी के टाइम के लिए आप लो वोलेटिलिटी देख सकते हैं। ग्रेट। ग्रेट। या मिस्टर बासु, जैसा कि आपने बताया कि इसके अंदर अभी बहुत अच्छा रिटर्न आने की संभावना है। मेरा मेरे माइंड में एक अजीबो गरीब क्वेश्चन है। डेट इज कि अभी मार्केट अलग अलग स्टेज पे होता है। कभी बैंकिंग परफॉर्म करता है, कभी फार्मा परफॉर्म करता है, कभी डिफेंस परफॉर्म करता है, कभी कंज्यूमर ड्यूरेबल परफॉर्म करता है। तो ये सेक्टर उसको कैसे इनकेस करता है? ये फंड कैसे उसको इनकेस करता है? और एक साथ में क्वेश्चन है कि 98% या 100% पैसिव फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। 100% पैसिव फंड, क्योंकि बेंचमार्क का रेप्लिका होता है, उसमें से एक्सपेंसेस तो कंट्रोल होना ही है। तो इसके बारे में क्या ओपिनियन है कि क्या ये बेंचमार्क को ऑलवेज आउट परफॉर्म करता है, फैक्टर इफेक्टिव फंड? सो दो क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन को अगर हम लेते हैं, जो कि आपका द पॉइंट वाज कि इन
डिफरेंट सेक्टर्स का डिफरेंट इकोनॉमिक साइकिल रहता है. राइट, नाउ द एब्सोल्युटली ट्रू। बेस्ट पार्ट इज दैट ये सारे इंडाइसेस ना पीरियोडिकली रीबैलेंस और एडजस्टेड होते हैं. एक एब्सोल्युटली एग्जांपल ट्रू। लेते हैं मोमेंटम इंडेक्स के बारे में जो हम बात कर रहे थे. हाँ हाँ ये उन कंपनीज में मोमेंटम देखेंगे जिसमें अप मूव हो रही है, हाँ हाँ। और वो कंपनीज एग्रीगेट करके वो सेक्टर्स में जिन सेक्टर में उछाल आए हैं वो सेक्टर के कंपनी में उछाल रहेंगे, तो ये उनको सिलेक्ट करेंगे करके इंडेक्स बनाती है. ओके। सो हम यह देखे हैं कि व्हाट हैपेंस इज दैट ड्यूरिंग ऑल दिस पीरियड ये सेक्टोरल रोटेशन या सेक्टर रोटेशन इस फंड के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से आती है, बिकॉज हर ओके। रिबैलेंसिंग के टाइम जो हम्म जो सेक्टर अच्छी परफॉर्म कर रही है हम्म उसमें ये वेटेज ज्यादा हो जाता है, और हम्म। जो जो लगार्ड्स होते हैं उसमें वेटेज कम हो जाती है. ओके। सो इन फंड के जरिए हम सेक्टोरल रोटेशन भी कर सकते हैं. हम्म दूसरा पहलू है ये, उसके साथ साथ मार्केट कैप रोटेशन भी होता है. हम्म। लार्ज मिड स्मॉल ये एब्सोल्युटली तीनों ट्रू। एक एक तरीके से नहीं चलते हैं. एब्सोल्युटली ट्रू। जैसे आप देखेंगे कि मार्केट जब थोड़ा वोलाटाइल होगा तो लार्ज कैप जनरली आउट परफॉर्म्स मिड एंड स्मॉल कैप. अभी भी अगर आप देखेंगे जो मार्केट करेक्शन हुई है, हम्म। लार्ज कैप हैज करेक्टेड लेस देन हाफ ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप. वो की जाहिर सी बात है क्योंकि जब उछाल आई थी तब वो ऑलमोस्ट सेम सिनारियो था. एब्सोल्युटली तो ट्रू। क्या होता है यहाँ पे इस स्थिति में, ये मार्केट कैप रोटेशन के जरिए जब भी जो मार्केट कैप में बेहतर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, हम्म। राइट, बेहतर रिटर्न के प्रोबेबिलिटी होता है, उसमें ये निवेश करती हैं. ओके। सो इन फंड के जरिए आप सिर्फ सेक्टोरल रोटेशन को ही नहीं कैप्चर कर रहे हो, आप मार्केट कैप रोटेशन को भी कैप्चर कर सकते हो. ओके, नाउ करेक्ट। इसके चलते ये बहुत ही होलिस्टिक एक इन्वेस्टमेंट होता है जो कि आपका कोर इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है. मींस आप राइट। जहां पे ज्यादा निवेश कर सकते हो. और ओके। ये डिवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी हो जाने के चलते आपका एक्सपोजर टू लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप होता है. ये मल्टी सेक्टर होने के चलते आपको डिफरेंट सेक्टर का भी एक्सपोजर मिल जाती है. सो ये ओके। रहा पहली बात. राइट। The second question which you had, which was on that, I'm just forgetting that. आउट आपका सेकंड परफॉर्मेंस विद क्वेश्चन द बेंचमार्क। या सी क्या होता है, आप जो बात बोले वो एकदम सही बोले हैं कि अगर ये ब्रॉड इंडेक्स पैसिव फंड अगर होगा तो उसमें क्या देखा जाता है कि बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग एग्जीक्यूशन कॉस्ट एंड चार्जेस इट विल टेंड टू अंडर परफॉर्म, और उसको ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस कहा जाता है. एब्सोल्युटली दैट ट्रू। इज द डिफरेंस इन रिटर्न बिटवीन द इंडेक्स एंड द फंड. या। लेकिन ये फैक्टर इंडाइसेस होते हैं. इनमें क्या होता है कि अगर आप कोई, जैसे एक फंड है एनएसई 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स, या। जो क्या करती है, टॉप मोमेंटम 50 स्टॉक की एक एक फंड एक स्ट्रैटेजी बनाया जाता है फ्रॉम निफ्टी 500. एब्सोल्युटली ट्रू। सो ये फंड निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर देती है बिकॉज इसका मेथोडोलॉजी डिफरेंट है. हम्म। सो उसके चलते अगर आप दोनों पहलू देखें, एक है कि अंडरलाइंग ब्रॉड इंडेक्स, और एक फैक्टर जो इसके ऊपर बनाया जाती है उस यूनिवर्स के ऊपर बनाया जाती है. फैक्टर इंडेक्स हैव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैव आउट परफॉर्म कंसिस्टेंटली उनके अंडरलाइंग इंडाइसेस को. हम्म। तो बासु सर, जैसा कि आपने बताया कि ये मल्टी कैप कैटेगरी भी इस फंड में ऑटोमेटिकली लार्ज मिड स्मॉल मिक्स हो गया। सेक्टर रोटेशन यानी बिजनेस साइकिल भी इसमें ऑटोमेटिकली इस फंड के अंदर इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्टर इंडेक्सिंग फंड। तो मैं आपसे एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप बीइंग ए प्रोडक्ट हेड, आपके पास काफी सारे डिलीमा वाले क्वेश्चंस है कि कुछ लोग यू कैन से एक्टिव में बिलीव करते हैं, कुछ लोग पैसिव में बिलीव करते हैं, कुछ लोग पर्टिकुलरली फैक्टर इंडेक्सिंग में बिलोंग करता है, और कुछ लोगों का ऐसा है कि कुछ न्यू आए, समथिंग न्यू विल कम इनटू द इंडस्ट्री, जिसके लिए ऑलरेडी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफी सारा वर्क कर रही है, सेबी काफी सारे एफर्ट्स लगा रही है। तो आपके लिए क्या ओपिनियन है, इन्वेस्टर के लिए क्या एडवाइस है, कैसे वो निवेश करे तो वो एक बेटर एवरग्रीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न बना पाए? क्योंकि आने वाले 1 डिकेड 2 डिकेड में इंडियन इकोनॉमी तो फिनोमिनल करने वाली है। ऑल्दो ये सभी हर्डल्स आते रहेंगे, मार्केट अप डाउन मिलता रहेगा,
क्योंकि इसका नेचर है, मार्केट का मीनिंग ही है कि यहाँ पे अप डाउन उतार चढ़ाव रहता है। चाहे वो लोकल मार्केट हो सब्जी मंडी वाला, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, तो उतार चढ़ाव भाव का तो होना ही है। और शॉर्टर ड्यूरेशन में करेक्शन मिले तो उस समय ज्यादा लेना बेनिफिशियल है, क्योंकि इट इज मोर बेनिफिट फॉर द क्लाइंट। राइट, एब्सोल्युटली। सो हम मानते हैं कि ये क्वेश्चन एक्टिव या पैसिव का नहीं है। एब्सोल्युटली ट्रू। हम मानते हैं कि ये एक्टिव एंड पैसिव है। राइट। दोनों पोर्टफोलियो में बहुत ही रेलिवेंट होते हैं। सी, इंडिया कंटिन्यूज टू बी एन अल्फा मार्केट, राइट? और इस वजह से इंडियन मार्केट आर डिफरेंट देन द डेवलप्ड मार्केट, जहां पे बिकॉज ऑफ इट बीइंग अ डेवलप्ड मार्केट, अल्फा अपॉर्चुनिटीज हैव रिड्यूस्ड। और जब भी राइट। अल्फा अपॉर्चुनिटीज रिड्यूस करते हैं तो तब वो कंप्लीटली पैसिव के दिशा पे चली जाती है। पर इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ स्टॉक पिकर्स मार्केट, एंड उसके चलते एक्टिव फंड्स वी हैव सीन हैव आउटपरफॉर्म्ड इन मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज पर से। राइट। सो एक निवेशक को एक्टिव फंड में भी जो अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं उसको डेफिनेटली लेना है। और उसके साथ साथ ये जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इन द फैक्टर सेगमेंट है, उनमें भी निवेश करके ओवरऑल पोर्टफोलियो को ज्यादा बेहतर बनाने का एक अपॉर्चुनिटी निवेशक को है। जैसे हमने बताया कि ये फैक्टर फंड हर एक रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर के लिए है। राइट। अगर मैं रिस्क लेना चाहता हूं तो मैं मोमेंटम या अल्फा स्ट्रैटेजीज में निवेश कर सकता हूं। अगर मैं रिस्क अवर्स हूं या रिस्क कम लेना चाहता हूं रिलेटिवली इनटू इक्विटीज, हमारे लिए लो वोलेटिलिटी का एक ऑप्शन है। इनफैक्ट देयर इज अ थर्ड अपॉर्चुनिटी, और एक फंड हम लॉन्च किए हैं अभी रिसेंटली, जहां पे आपका जैसे होती है गाड़ी में ना, आपको चलने के लिए एक्सीलेटर चाहिए और ब्रेक चाहिए। राइट। हम जब हाईवे में ड्राइव करते हैं, हम एकदम बहुत ही फास्ट ड्राइव करते हैं, एक्सीलेटर को दबा के हम आगे बढ़ जाते हैं। राइट। लेकिन सही दिशा दिशा में सही तरीके से गाड़ी को ड्राइव करने के लिए ब्रेक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एब्सोल्युटली ट्रू। उसके लिए एक स्ट्रैटेजी जो है वो इनफैक्ट अल्फा लो वॉल स्ट्रैटेजी हमने अभी लॉन्च किए हैं, बंधन निफ्टी अल्फा लो वॉल स्ट्रैटेजी, जिसमें हर एक स्टॉक का अल्फा यानी कि जो मोमेंटम देखा जाता है और लो वॉल वोलेटिलिटी लोअर भी देखा जाता है। तो राइट। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जहां पे आपका एक्सीलेटर क्या है, अल्फा या मोमेंटम जो एक्सीलरेट करेगी पोर्टफोलियो को। ब्रेक क्या है, वो हो गया लो वोलेटिलिटी जो कि पोर्टफोलियो का वोलेटिलिटी लोअर रखेंगे। और दोनों मिला के मल्टी फैक्टर के जो बेनिफिट है निवेशक को उसमें मिल सकती हैं। तो इस तरीके के जो नए प्रोडक्ट आए हैं उसका लाभ भी निवेशक ले सकते हैं, जो कि उनको रिटर्न का इन अ रिस्क एडजस्टेड मैनर काफी बेहतर कर सकते हैं। करेक्ट। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आपने अपना कीमती समय निकाला, आपका इतना बिजी शेड्यूल है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, कि क्या इन्वेस्टर नहीं करे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी? क्योंकि ये तो सबको पता है कि म्यूचुअल फंड और इक्विटी में पैसा बनना सुनिश्चित है। और अभी जो मार्केट का लेवल है उसमें उनको क्या नहीं करना चाहिए? पैनिक नहीं करना चाहिए। करेक्ट। इक्विटी करेक्ट। इन्वेस्टमेंट करके उसको टाइम देना चाहिए। जैसे आप कोई भी प्लांट अगर सो करते हो, वो दूसरे दिन से फ्लावर नहीं देती है, दूसरे दिन से फ्रूट नहीं देती है। उसमें आपको एब्सोल्युटली। पानी देना पड़ेगा, उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद ही वो आपको फूल और फल देगी। इस राइट। तरीके से जो भी इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी मार्केट में, थोड़ा समय दीजिए। इक्विटी में निवेशक कम से कम 3 से 5 साल देना चाहिए मिनिमम। पर उसका एक्चुअल बेनिफिट आप 5-10 साल में देख सकते हैं कि कैसे कंपाउंडिंग एक जो फंटास्टिक वे ऑफ ग्रोइंग मनी है उसका बेनिफिट निवेशक ले सकते हैं। तो पैनिक ना करें, निवेशित रहें। और एक चीज ध्यान में रखें कि उतना ही रिस्क ले जो जितना हम सह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा लार्ज कैप या फिर मिड कैप या डिवर्सिफाइड के एपिटाइट है, हम उसमें ही रहें। और अगर हम वेरी एक्यूट, लेट्स से डीप सेक्टोरल कॉल्स और अग्रेसिव सेक्टोरल कॉल के एपिटाइट या रिस्क उतना नहीं ले सकते हैं, तो राइट। हम उसमें ना जाएं। डिवर्सिफाइड मार्केट में भी एम्पल रिटर्न के अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज राइट। द मार्केट इज ग्रोइंग सो सिग्निफिकेंटली। उसमें रहें और पेशेंस रखें, तो इसका आउटकम बेहतर होगा। ग्रेट। थैंक यू सो मच सर, आपने आपका कीमती समय दिया, आपने वैल्यूएबल फीडबैक्स दिए।
उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेलकम। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.